Hi guys, welcome back to my channel. Please press the bell icon and subscribe my channel so you get the notification whenever I upload the video. So today we are going to discuss about the aging and its factor. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजनिंग के बारे में। एजनिंग क्या है? हमारा एक टाइम रिलेटेड डिटोरेशन है, मतलब कि टाइम के साथ साथ हमारे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो जो है वो धीरे धीरे मतलब डिक्रीज करते जाए। मतलब उनका जो रेट है कि जब आप देखते हैं कि एक एज में जब बच्चा चाइल्ड है उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज होंगी या फिर भागना दौड़ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज होगा। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, उम्र हमारी मतलब इंक्रीज करती जाएगी, हम टीनेज में आते हैं, अडल्टहुड में आते हैं, तो वो फैक्टर्स जो है हमारे वो धीरे धीरे डिक्रीज करने लगते हैं। तो एजनिंग यही है, हमारा टाइम रिलेटेड फैक्टर है जिसमें हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है वो डिक्रीज करने लगते हैं। जैसे जैसे हमारी जो नेसेसरीज होती हैं सर्वाइवल एंड फर्टिलिटी के लिए, उस अकॉर्डिंग जो है वो डिक्रीज करने लगते हैं। काफ़ी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि एजनिंग जो है हमारा वो जेनेटिक रिपोर्टायर का फंक्शन नहीं है, मतलब कि जीन्स का उनमें कोई रोल नहीं है, ऐसा जो है एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जो सेनिसेंस है वो एक डिफॉल्ट स्टेट है हमारे बॉडी की, जो किसी भी एनिमल में होगी जब वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग वो फुलफिल हो चुकी है। मतलब अगर उसकी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो चुके हैं तो वो डाई कर जाएगा। ऐसा उनका मानना है कि ये एक डिफ़ॉल्ट स्टेज है, जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग तो हम डाई कर जाएंगे। काफ़ी ऑर्गेनिजम्स में ऐसा देखा भी जाता है, मॉथ ले लो या मॉथ से सैल्मन के बीच में जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनमें ये देखा गया कि जैसे ही वो एग फर्टिलाइज करते हैं, ले करते हैं, तो अडल्ट ऑर्गेनिज्म यानी कि जिसने उसे ले करा वो डाई कर जाएगा। ऐसा देखा गया मतलब काफ़ी ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन जो न्यू डाटा जो हमने देखा वो इंडिकेट करता है कि जेनेटिक कंपोनेंट जो है वो भी एक फैक्टर जो है उसमें है रेट ऑफ एजनिंग में, मतलब वो भी जो है कुछ रोल प्ले करता है अपना। अगर हम इनके जीन्स का एक्टिविटी या फिर एक्सप्रेशन चेंज कर दे तो इंडिविजुअल की जो लाइफ स्पैन है वो भी जो है वो चेंज हो जाएगी। ऐसा जो है हमारा जैसे फ्लाइज है, वॉर्म्स है, मैमल्स में, इन सब में ये देखा गया कि कुछ सेट ऑफ जीन्स है जो कि हमारे सर्वाइवल और लॉन्गेटिविटी को जो है वो प्रमोट करते हैं, ऐसा माना गया। तो ये दो तीन फैक्टर्स हैं जो कि बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि हाँ एजनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ टर्म्स है, जैसे कि हमारी मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। मैक्सिमम लाइफ स्पैन डेफिनेशन मतलब जो वर्ड है वो खुद को डिफाइन कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये वो लाइफ स्पैन है, मतलब कि कितना एक जो पर्सन है वो सरवाइव करा है, कितने ईयर्स तक जो पर्टिकुलर स्पीशीज है वो सरवाइव कर सकती है, वो जो पढ़ते हैं हम वो होता है हमारा मैक्सिमम लाइफ स्पैन। तो ये एक स्पीशीज का करेक्टरिस्टिक है। जबकि जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है वो पूरे पॉपुलेशन का करेक्टरिस्टिक है। करेक्टरिस्टिक से आप समझ रहे हैं ना बात, कि ये हम स्पीशीज के बारे में बात कर सकते हैं मैक्सिमम लाइफ स्पैन के बारे में, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हमें पूरी पॉपुलेशन को लेके बात करनी पड़ती है, एक स्पीशीज को लेके हम बात नहीं कर सकते लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। मैक्सिमम लाइफ स्पैन अभी तक 121 ईयर्स जो है वो देखा गया है कि एक जो स्पीशीज है वो 121 ईयर्स तक जो है वो सर्वाइव कर सकती है। किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में इन्होंने जैसे बताया नहीं हुआ, तो एक स्पीशीज जो है हमारे वो 121 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसा पढ़ा गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये होती है कि पॉपुलेशन हमने पूरी पढ़ी उस अकॉर्डिंग जो है हाफ ऑफ द इंडिविजुअल्स हमारे जो है सरवाइव कर पाए, तो वो एक एक्सपेक्टेंसी हो जाती है। जैसे ह्यूमंस में पहले होता था कि 100 तक जी जाते थे, तो वो एक्सपेक्टेंसी थी 100। लेकिन अब ये एक्सपेक्टेंसी है कि यूजुअली जो लोग हैं वो हमारे 60-70 जो है वो क्रॉस करते हैं या नहीं करते, 60-70 तक जो है वो पीपल्स डाई कर जाते हैं। तो अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो गई है ह्यूमंस की, 60 to 70 ईयर्स की। अगर इतना सर्वाइव कर गया बहुत है, इससे ज़्यादा कर गया तो कर गया भाई, लेकिन इतना भी सर्वाइव कर गया तो उसने बहुत कुछ जी लिया। तो ये हो जाती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, सिर्फ मतलब एक पर्सन को लेके हम नहीं चल रहे, पूरी पॉपुलेशन को लेके चल रहे हैं, तो उसमें जो हमारी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वो सर्वाइव कर रही है, तो वो हम कह देते हैं कि हाँ, मतलब कि पूरा डाटा स्टडी करेंगे हम उस अकॉर्डिंग, जितनी एज तक मतलब मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाए वो हम कह देंगे कि हाँ भाई इतनी एज जो हमारी ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हमारी। तो ये जो हमारा फिनोमिना है सेंस का या फिर डिजीज ऑफ एजनिंग का, ये आजकल जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। इतना पहले जो है इतना कॉमन नहीं थी ये फैक्टर्स, लेकिन आज इनके बारे में बात की जाती है, पढ़ा जाता है इनके बारे में। तो इसके कुछ कॉजेज होते हैं एजनिंग के। तो सबसे पहला है हमारी वियर एंड टीयर जेनेटिक इंस्टेबिलिटी।
यानी कि ये जो थ्योरी है ये हमारी किसने दी थी, एक हाइपोथेसिस काफ़ी पुराना है। ये ह्यूमन सीनेसेंट फेनोटाइप के लिए ही दिया गया था, मतलब कि ह्यूमन में कैसे सेनिसेंस होती है उसके बारे में पढ़ने के लिए जो ये थ्योरी है वो प्रपोज की गई थी। इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे जैसे एक इंसान ओल्डर होता जाएगा, यानी कि उसकी एज बढ़ती जाएगी, तो जो जिनोम है हमारा उसमें कुछ ट्रॉमाज आने लग जाएंगे, यानी कि कुछ डिसफंक्शन होने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो है हमारी वो म्यूटेशन होगी। तो अगर मॉलिकुलर लेवल पे हमारी म्यूटेशन हो रही है, पॉइंट म्यूटेशन हो रही है, तो जो हमारे एंजाइम एनकोड हो रहे हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कि वो जो हमारे एंजाइम एनकोड कर रहा है हमारे जीन्स, तो इनडायरेक्टली इसमें ये प्रूफ कर रहे हैं कि वो जीन्स जो हैं वो हमारा एक फैक्टर है एजिंग और सेनिसेंस में। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी पॉइंट म्यूटेशन इंक्रीज करी, हमारी जो एफिशिएंसी है एंजाइम कोड करने की वो डिक्रीज होती जाएगी। तो जो हमारे एंजाइम नहीं एनकोड हो पाएंगे तो हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी प्रॉपरली, तो वो हमारी धीरे धीरे हमें डेथ की ओर ले जाती है। तो अगर हमारी म्यूटेशन जो है वो प्रोटीन सिंथेटिक अपरेटस में हुई है, तो सेल जो है हमारे वो लार्ज नंबर ऑफ फॉल्टी प्रोटीन्स बनाने लग जाएगा, मतलब गलत प्रोटीन्स जो है हमारे वो प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। लेकिन अगर हमारे डीएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम में म्यूटेशन हुई है तो जो हमारा रेट ऑफ म्यूटेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ फॉल्टी प्रोटीन्स बनेंगे, नहीं, म्यूटेशन इंक्रीज कर जाएगी उसमें। तो मुरर और होल्डी हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये कहा कि ये जो फॉल्टी डीएनए पॉलीमरेज है ये फिर हमारे सेनिसेंट सेल्स को जो है वो अराइज करेंगे, यानी कि जो हमारे डीएनए पॉलीमरेज फॉल्टी बने हैं, गलत बने हैं, वो हमारे सेनिसेंट सेल को अराइज करेंगे। तो जो हमारे सेनिसेंट सेल्स अराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारी डेथ जो है वो होने लग जाएगी। तो इसलिए जो डीएनए रिपेयर और सिंथेसिस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेनिसेंस को प्रिवेंट कराने में, यानी कि हमारी डेथ ना हो, हमारे सेल डाई ना करें, उस चीज़ के लिए हमारे डीएनए रिपेयर और सिंथेसिस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई भी इंडिविजुअल जो मतलब जिसके सेल्स अगर सफिशिएंट है कि वो डीएनए रिपेयर करा रहे हैं हमारे एंजाइम को, तो वो ज़्यादा जीते हैं एज कम्पेरेटिव टू जिनमें डीएनए रिपेयर जो है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा। तो हमारी ऐसे एक सर्टेन प्रीमेच्योर एजिंग, जिसे हम प्रोकेरिया भी बोल देते हैं, ये जो है ये किस वजह से होती है, हमारी म्यूटेशन की वजह से ही होती है कि अगर हमारे डीएनए रिपेयर एंजाइम्स में म्यूटेशन हो गई तो हमें ये डिजीज़ जो है वो हो जाता है, जिसे हम हंचिंस गिलफॉर्ड जो है इसका एक डिजीज़ का नाम है। ये जो हमारे चिल्ड्रंस में होती है, इसकी वजह से जो चिल्ड्रन है अपनी एज से काफ़ी ओल्डर दिखने लगते हैं, यानी कि अगर वो 10 ईयर्स के 12 ईयर्स के तो एज ए 70 ईयर्स हमें दिखने लगेंगे, 60 ईयर्स दिखने लगेंगे, क्योंकि उनके डीएनए रिपेयर एंजाइम्स में क्या हो गई, हमारी म्यूटेशन हो गई। तो ये जिनको ये बच्चों को ये होता है वो 12 ईयर्स तक ही जो हमारे वो सर्वाइव कर पाते हैं, उससे ज़्यादा जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इसकी वजह से क्या होता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे हिंसन गिलफॉर्ड में, इसमें होगा कि जो हमारे डोमिनेंट जीन्स हैं जो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन को एनकोड कराते हैं वो जो है हमारे वो बनने लग जाएंगे, यानी कि जो हमारी एज फैक्टर्स को कराते हैं कि हम ओल्ड दिखने लगे, तो वो जो जीन्स है वो एनकोड होने लग जाते हैं हमारे, जिसकी वजह से ये डिजीज़ अराइज होता है। इसमें हमारे एज स्पॉट्स होते हैं हमारी बॉडी पे, रिजॉर्ब बोन्स बहुत पतली पतली होंगी, मास ज़्यादा होगा, हेयर लॉस होगा, एर्थोस्क्लेरोसिस। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो देखे जाते हैं हंसन गिलफॉर्ड वाले पेशेंट में। सेकंड जो हमारा कॉज माना जाता है वो माना जाता है ऑक्सीडेटिव डैमेज। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी एक फैक्टर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कॉज ऑफ एजिंग में। अभी तक हम कह रहे थे कि जीन्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन एक चीज़ है, जब हमारी बॉडी इतने सारे सेल्स, इतने सारे ऑर्गन्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क करते हैं साथ में, तो ऐसी अगर एजनिंग होगी तो उसमें भी हमारे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ मिल के जो है एजनिंग कराते हैं हमारी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि मेटाबॉलिज्म हमारा जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि एजनिंग जो है वो या तो मेटाबॉलिज्म, उसके बाय प्रोडक्ट दैट इज अ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, इनकी वजह से जो हमारी वो एजनिंग होती है। इसमें क्या होगा कि हमारे जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, जैसे कि जो ऑक्सीडाइज कर रहा है हमारे और सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहा है प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स को, वो नॉर्मल हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। लेकिन अगर हमारे जो ये ROS है ये बनते रहे कॉन्टिन्यूस, तो उस वजह से क्या होगा कि हमारी डेथ जल्दी होगी, हम ओल्डर ज़्यादा दिखने लग जाएंगे। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो हमारे फ्रूट फ्लाइज होते हैं
अगर वो हमारे आरओएस को डिस्ट्रॉय कर पा रही हैं जो फ्रूट फ्लाइज, तो वो हमारी 30 to 40% लोंगर जी रही हैं एज कम्पेरेटिव टू जो आरओएस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही। ऐसा ही सी एलिगेंस में भी देखा गया कि अगर उसमें कोई म्यूटेशन हो रही है जिसकी वजह से जो हमारा आरओएस है या तो वो डिग्रेड हो रहा है या फिर वो बन ही नहीं रहा, तो वो भी जो है वो ज़्यादा जी रहा है एज कम्पेरेटिव टू सी एलिगेंस जिसमें वो म्यूटेशन नहीं हो रही। तो ये प्रूफ करता है कि एजनिंग जो है हमारे वो जेनेटिक कंट्रोल के अंडर तो है ही, लेकिन वो रोल ऑफ आरओएस के अंदर भी है, मतलब आरओएस भी उसमें जो है वो रोल प्ले कर रहा है। थर्ड जो फैक्टर या फिर कॉज जो माना जाता है वो माना जाता है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम डैमेज, यानी कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम में कोई म्यूटेशन आ गई तो वो भी हमारे जो है एजनिंग में रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो म्यूटेशन रेट है माइटोकॉन्ड्रिया वो 10 से 20 टाइम्स हायर होता है एज कम्पेरेटिव टू न्यूक्लियर डीएनए म्यूटेशन रेट। कि एक तो हमारे न्यूक्लियर डीएनए में म्यूटेशन हो रही है, एक हमारी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वाली है वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी एज कम्पेरेटिव टू न्यूक्लियर डीएनए म्यूटेशन। ऐसा सोचा जाता है कि जो म्यूटेशन है माइटोकॉन्ड्रिया में वो क्या क्या कर सकते हैं हमारी, एक तो जो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें डिफेक्ट लाना शुरू कर देगी, क्योंकि हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो उसमें डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। दूसरा ये हमारे आरओएस की प्रोडक्शन कराएगी, तब आरओएस की प्रोडक्शन हो रही है तो अभी हमने पढ़ा कि आरओएस तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे एजिंग में, तो जब आरओएस की प्रोडक्शन हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है हमारी एजिंग भी होगी। फिर ये हमारे एपोप्टोसिस को भी जो है वो इंड्यूस कराती है। एपोप्टोसिस हमारी जो है वो हमारी सेल्स का डेथ होता है वो भी। तो ये माना गया कि म्यूटेशन तो हमारी आरओएस को तो बना ही रही है, लेकिन वो अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अकॉर्डिंग मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की वजह से हो रही है तो वो ज़्यादा सस्पेक्टेबल होगी, यानी कि ज़्यादा डैमेज जो है वो हमारा कॉज करेगी। एक नॉर्मल आरओएस बन रहा है हमारे मेटाबॉलिज्म की वजह से, और एक हमारी म्यूटेशन माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन की वजह से बन रहा है, तो जो माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन की वजह से बन रहा है वो ज़्यादा डैमेज कॉज करेगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन और आरओएस कैसे हमारा एजनिंग में जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं, इनका जो रिलेशन है वो जो है अभी तक रिसर्च चल रही है उसके ऊपर काफ़ी सारी। तो ये फैक्टर्स हैं जो एजनिंग कराते हैं हमारी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।